तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम सीजन 4 के 8वें एपिसोड को, जिसके अंदर हम हिडन थिंग्स के बारे में, थियरीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। काफी बढ़िया एपिसोड है, आपको देखने में मजा आएगा। और फाइनली दोस्तों गोस्ट सीरीज 2.0 फिर से एक्टिव हो चुका है, जहां पर मैंने ऑलरेडी हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट या फिर गोस्ट ऑफ द पास्ट फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि हॉन्टेड 3D का पार्ट 2 है। उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। उसके ऊपर ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि हॉरर से हटकर भी होंगी, जैसे कि मिस्ट्री, थ्रिलर, ड्रामा और भी बहुत कुछ वहां पर आएगा। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, आज के 40,000 सब्सक्राइबर करा देना, यह आपको प्रॉमिस करना होगा। तो उस चैनल का और वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ही मिल जाएगा। और इससे पहले आप जाकर एपिसोड 7 को भी देख लो, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 8 की शुरुआत होती है पैटी एकोस्टा और डोना बॉयड को दिखाते हुए, जो कि रॉजर की लाश को देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा घबरा गए थे और बहुत ही दुखी थे। यहाँ पर बेचारा रॉजर 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार मारा गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैन इन येलो यानी कि जो सोफिया है, शायद से उसने उस अंडे को फोड़कर विचक्राफ्ट किया था, जिसके चलते यहाँ पर जो रॉजर था ना, उसकी खुद की सोल जिंदा हो गई थी, यानी कि वो बेचारा फिर से जिंदा हो गया था। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को हार्म करना चाहता था, लेकिन आंख ना होने की वजह से, यानी कि आंख बंदी हुई थी, मुंह भी ऐसा हो रखा था, तो उस वजह से वो घबराया हुआ था और शायद से वो खाली हेल्प चाहता होगा। लेकिन शायद से सोफिया ने सबको तोड़ने के लिए टोटम से अपने ही आदमी को खत्म करवाया था। खैर अब यहाँ पर बॉयड को पूरी कहानी बताई जाती है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ और एल्जिन ने यहाँ पर इसको मारा था। डोना अब ये सोचती है कि अब लोगों को कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि जो टेलिस्मैन्स हैं वो अभी भी काम करते हैं, बस दोबारा जिंदा हुए रॉजर के केस में उन्होंने काम नहीं किया था। अब तभी सोफिया जो होती है वो उनकी बात बीच में रोककर एक सवाल करती है कि क्या टोटम उन चीजों पर काम करता है या फिर नहीं। असल में वो अनजाने में एक हिंट दे रही थी कि टाउनशिप के अंदर कौन सी जादुई चीज किस तरह के सुपर नेचुरल प्राणियों पर असर करती है। अब टेलिस्मैन्स जो हैं, जो कि बॉयड को मिले थे जंगल के अंदर गुफा में, तो देखो वो तो डरावने क्रीचर्स को दूर रखते हैं, लेकिन झील से निकली हुई इंसानी डॉल्स और दोबारा जिंदा हुआ रॉजर, उसका उस पर कोई असर नहीं होता और उस पर खाली वो टोटम असर करते हैं। यानी कि हर क्रीचर के लिए अलग चीज थी। लेकिन ना ही बॉयड और ना ही डोना इस हिंट को समझ पाते, क्योंकि वो अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग खत्म होने के बाद वापस आ सकते हैं और ऐसे क्रीचर्स बन सकते हैं जो कि टेलिस्मैन्स को भी बाईपास कर देते हैं। खैर इसी बीच एलिस वहां पर आता है और बॉयड और डोना से कहता है कि वो उसके साथ फातिमा के कमरे में चलें। एकोस्टा बॉयड से पूछती है कि रॉजर की लाश का क्या करना है, तो बॉयड उसकी लाश को जला देने के लिए कहता है, ताकि उसको दोबारा जिंदा होने का कोई भी मौका ना मिले। अब जब एकोस्टा इस काम में लग जाती है, तब फातिमा बॉयड और डोना को ये बताती है कि वो स्माइली क्रीचर की आंखों से देख सकती है और उसको कंट्रोल कर सकती है। ये बहुत ही अलग सी फीलिंग थी, एक कोल्ड फीलिंग थी और ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी। लेकिन पता चलता है कि इस शक्ति का एक ड्रॉबैक भी था, यानी कि नुकसान था। इसकी वजह से फातिमा के पेट पर ढेर सारी नसें उभर आई थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा हो। बॉयड तभी एलिस और फातिमा से ये कहता है कि वो क्रिस्टी के पास क्लिनिक में जाकर एक बार चेक करवा लें, जबकि वो खुद जेड के मौजूदा हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल जाता है, ताकि वो ये देख सके कि टनल्स का मैप तैयार हुआ या फिर नहीं। अब बॉयड जो होता है वो जेड के बनाए हुए मैप को देखता है। शुरुआत में तो बॉयड जेड के ट्यूब, स्पॉट्स और पैंस वाले सेटअप से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता, लेकिन जब वो देखता है कि जेड ने टनल सिस्टम के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को काफी अच्छे से मैप कर दिया था, तो वो खुश होता है। फिर उसकी नजर बोन ग्रेव वाली साइट पर पड़ती है और उसको पता चलता है कि वहां पर अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। ये देखकर बॉयड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर वो लोग हड्डियां लेने के लिए अंदर चले भी गए और वक्त पर बाहर नहीं निकल पाए, तो क्रीचर्स उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये बहुत बड़ा रिस्क था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहां कोई दूसरा एग्जिट रूट अभी नहीं दिख रहा था। अब बॉयड जेड को सलाह देता है कि वो ऐसा प्लान बनाए जिससे कि वो क्रीचर्स के लिए आसान शिकार ना बन जाएं। इतना कहकर वो क्लिनिक की तरफ निकल पड़ता है, ताकि फातिमा की कंडीशन के बारे में और जान पाए। बेसिकली बॉयड को यहाँ पर प्लान बी चाहिए था, यानी कि एक और एग्जिट चाहिए था। खैर रास्ते में कैनी उसको रोकता है और ये पूछता है कि उसने जेड को अपनी बात पूरी करने का मौका क्यों नहीं दिया। तो बॉयड कहता है कि ऐसे प्लान पर बात करने का कोई फायदा नहीं है जिसके अंदर कोई एग्जिट ना हो और आखिर में ये काम भी नहीं आएगा। अब कैनी फिर बॉयड से कहता है कि अगर उसे जेड का प्लान पसंद नहीं आया तो वो कोई रास्ता बताए। तो बॉयड का ये मानना है कि वो एक स्काउटिंग मिशन भेज सकते हैं, जो कि कोई दूसरा रूट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कैनी पूछता है कि अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तब क्या करा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने टाउन के लोगों को बता दिया था कि हड्डियों को बाहर निकालने से शायद वो लोग बाहर
जा सकते हैं और अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो उनका सामना वो कैसे करेंगे। लेकिन बॉयड के पास इस चीज का जवाब नहीं होता, लेकिन एक बात को लेकर वो पूरी तरह से श्योर होता है कि अगर ग्रेव साइट में सुरक्षित तरीके से अंदर जाने का और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो ये मिशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। अब जब बॉयड ये सब कह रहा होता है तब अचानक उसको गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कैनी का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉयड को वो आवाज आई थी और ये आवाज उसके दिमाग में थी, यानी कि फिर से टाउन उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तभी अपनी बात संभालते हुए बॉयड बहाना बना देता है कि उसको अचानक से याद आया है कि उसको तो क्लिनिक जाना है। अब कैनी वापस अंदर चला जाता है ताकि जेड की ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प कर सके, लेकिन जेड कैनी से कहता है कि वो जाकर बॉयड को समझाए, चाहे वो कितना भी परफेक्ट प्लान बना ले, आखिर में कुछ ना कुछ लोगों की जान जरूर जाएगी, लेकिन उसको बिगर पिक्चर देखनी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। और सिर्फ इसलिए इस एक्सपेडिशन को रोकना बेकार है कि वहां पर जाने चली जाएंगी, कुछ जाने तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन उसको यहाँ पर बड़ी चीज को देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा टाउन के लोग बच पाएंगे। अब कैनी जो है वो जेड की इस बात को कुछ हद तक समझ लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जेड खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखे जो कि इस मिशन के अंदर खत्म होने वाले हैं, शायद तब वो बलिदान की बात इतनी आसानी से ना कर पाए। ये कहकर कैनी जेड के हेडक्वार्टर से निकल जाता है, एज यहाँ पर जेड को लग रहा था कि उसके रहते शायद वो दिमाग नहीं लगा पाएगा। अब कैनी के जाते ही जेड गुस्से में अपना टनल मैप तोड़ देता है और टेंट्रम करने लगता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है। लेकिन जब वो जमीन पर बिखरा हुआ सामान वापस उठाने लगता है तब उसे अचानक से एक बहुत ही जरूरी बात याद आती है, यानी कि पिछले सीजन की बातें, कि उसको ग्रेवयार्ड के अंदर जहां पर उन 7 बच्चों का सैक्रिफाइस दिया गया था, बिल्कुल उसके ऊपर एक और एंट्री पॉइंट देखा था जहां पर उसने एक सिंबल को भी देखा था। एनीवेज, अब दूसरी ओर क्रिस्टी और मैरियल के हिसाब से फिलहाल फातिमा के साथ मेडिकली कोई भी बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल था एंड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसके पेट पर दिख रही उभरी नसें या तो वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं या फिर प्रेगनेंसी की वजह से अजीब सी नसें दिखना शुरू हो गई होंगी। लेकिन क्योंकि ये सब फ्रॉमवेल में हो रहा था तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। क्रिस्टी को ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता और सबसे बड़ी बात कि अल्ट्रासाउंड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और क्रिस्टी के पास इसका कोई जवाब भी नहीं होता। एज अकॉर्डिंग टू एलिस, क्रिस्टी के हिसाब से तो फातिमा प्रेग्नेंट भी नहीं थी, लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया था, यानी कि स्माइली मैन को। अब फातिमा परेशान होकर पूछती है कि कहीं वो उन डरावने क्रीचर्स में से एक तो नहीं बन रही है, क्योंकि जब क्रीचर्स का पोस्टमार्टम करा गया था तो उनके अंदर के जो सारे के सारे ऑर्गन्स थे वो इंसानी थे, तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। अब बॉयड और क्रिस्टी इस पॉसिबिलिटी को ना पूरी तरह मानते हैं और ना ही मना करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि फातिमा के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी असली वजह उनमें से किसी को नहीं पता है और यहाँ पर सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन एलिस जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही जोर से इस थ्योरी का विरोध करता है। उसके लिए ये बात मानना बिल्कुल नामुमकिन थी, क्योंकि फातिमा उसकी जिंदगी का प्यार है और वो उसे किसी मॉन्स्टर में बदलते हुए नहीं देखना चाहता। दूसरी ओर मैरियल का नजरिया इससे बिल्कुल अलग होता है। उसका कहना था कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में हो रही है तो शायद ये बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। मे बी यहाँ पर वो स्माइली मैन को रोक सकती है और सारे के सारे टाउन वालों को बचा भी सकती है। और सबसे बड़ी बात कि फातिमा को इसी वजह से स्माइली क्रीचर को कंट्रोल करने की शक्ति मिली। मैरियल का मानना है कि अगर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देते हैं और फातिमा की ये शक्ति चली गई तो रेसिडेंट्स अपने सबसे बड़े फायदों में से एक को खो देंगे, जो कि उनके पास मॉन्स्टर्स के खिलाफ पहली बार मौजूद है, यानी कि पहली बार वो एडवांटेज में थे। अब मैरियल की ये बात एलिस को बहुत बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे अब दोनों के बीच में जबरदस्त बहस शुरू होने वाली थी, लेकिन बॉयड और क्रिस्टी दोनों को ही बीच में रोक देते हैं और बात को वहीं पर दबा दिया जाता है ताकि सबका ध्यान वापस से फातिमा की कंडीशन पर रहे और बहस में वक्त जाया ना हो। तभी क्रिस्टी फातिमा से कहती है कि जब तक उसको यकीन नहीं हो जाता कि फातिमा पूरी तरह से सेफ है तब तक उसे क्लिनिक में ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो क्लिनिक के बाहर खड़े बॉयड को देखती है जो कि किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और वो पूछती है कि क्या बात है। तो बॉयड आखिरकार सच बताता है। वो मानता है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में आज तक उससे झूठ बोल रहा था। उसके हाथों में कंपन वापस आ गए हैं और वो ये कहता है कि इस बार उसके एपिसोड्स का कनेक्शन एबी से है और ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ये हालत टाउनशिप के राज समझने और रेसिडेंट्स को यहाँ से निकालने की कोशिश में हुई है और इसलिए बॉयड क्रिस्टी से कोई दवाई या फिर गोली मांगता है जो कि बस कुछ समय के लिए उसके दिमाग और शरीर की बिगड़ती हालत को धीमा कर पाए ताकि यहाँ पर वो सबकी हेल्प कर पाए। लेकिन क्रिस्टी वही बात कहती है जो कि साफ नजर आ रही थी। उसके पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि बॉयड की इस दिक्कत को ठीक कर पाए। मतलब कि बॉयड को फिलहाल सिर्फ हिम्मत से काम लेना होगा और इन सब का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर फातिमा अपने कमरे में कुछ सामान लेने जाती है और देखती है कि एलिस भी अपना सामान पैक कर रहा था ताकि वो भी क्लिनिक में उसके साथ रहे। फातिमा नहीं चाहती थी कि एलिस ऐसा करे और बस इसी बहसबाजी के बीच में कहानी जो होती है वो मैरियल की थ्योरी की तरफ मुड़ जाती है। एलिस फिर से मैरियल की उस थ्योरी की आलोचना करने लगता है जिसके अंदर उसने ये कहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन श्राप नहीं है बल्कि एक वरदान हो सकती है। लेकिन एलिस हैरान रह जाता है जब फातिमा खुद मैरियल की बात से सहमत नजर आ रही थी।
फातिमा का मानना है कि उसके पास फ्लो के साथ चलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड माइट भी हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होने से पहले वो सबकी हेल्प करना चाहती है। तो मैरिल की बात बिल्कुल सही थी। अब तभी क्लिनिक के अंदर क्रिस्टी मैरिल को डांटने लगती है कि उसने इतनी टेंशन भरी सिचुएशन के अंदर अपनी थ्योरी सबके सामने क्यों रख दी, लेकिन मैरिल अपनी बात पर टिकी रहती है। उसका कहना था कि टाउन के अंदर जो भी हो रहा है या फिर फातिमा के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में बात करने के लिए उनके पास परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करने की लग्जरी नहीं है। क्रिस्टी समझती है कि डंजन वाली विजन के बाद में मैरियल यहाँ से निकलने के लिए और भी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी, लेकिन क्रिस्टी ये चाहती थी कि मैरियल अपने ख्यालों को पहले उसके साथ डिस्कस करे, एज यहाँ पर फातिमा उसकी पेशेंट है और उसके बाद ही वो रेसिडेंट्स या फिर फातिमा के सामने बातें रखे। लेकिन इससे मैरियल काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद में क्रिस्टी फातिमा के वाइटल्स को चेक करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है जो काफी अजीब थे कि वो कैसा महसूस कर रही है। फातिमा कहती है कि वो तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब फातिमा मैरियल से उसकी पावर्स और क्रीचर्स को हराने वाली थ्योरीज पर बात करना चाहती थी, लेकिन तभी क्रिस्टी मैरियल को एक तरफ ले जाती है और उसको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती है जो कि हम सब के लिए भी बहुत ही शॉकिंग होने वाली है। फाइनली यहाँ पर फातिमा वापस से सीरीज के अंदर आ गई थी, यानी कि अब तक जो हमें इरिटेट कर रही थी वो फाइनली सबको अच्छी लगने लगी है। अब क्रिस्टी के हिसाब से फातिमा के वाइटल्स बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थे, यानी कि बहुत ही कम थे। मेडिकली स्पीकिंग वो लगभग मर चुकी है और वो जिंदा कैसे है इस बारे में क्रिस्टी को नहीं पता था। उसकी रेस्टिंग हार्ट बीट 19 बीट्स पर मिनट थी। उसका जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत ही कम था, यानी कि 3320 समथिंग। एंड टेक्निकली स्पीकिंग उसकी रिपोर्ट्स इतनी खराब हैं कि वो एक चलती फिरती लाश जैसी है। और देखो इसके पीछे मेरी एक थ्योरी है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर फातिमा और स्माइली मैन आपस में जुड़े हुए थे, तो हो सकता है कि जो स्माइली मैन है वो अभी आराम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि वो टनल्स के अंदर क्रीचर जो हैं वो दिन में आराम करते हैं, तो शायद से फातिमा के अंदर जो वाइटल्स चल रहे हैं वो अभी स्माइली मैन की कंडीशन को दर्शा रहे हैं कि उसके अंदर जो हार्ट बीट है और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है। अदरवाइज यहाँ पर फातिमा जिंदा कैसी थी इसके बारे में कोई भी चीज समझ में नहीं आती। या फिर सेकंड वैलिड थ्योरी यही है कि भैया फातिमा भी इन मॉन्स्टर्स में से एक बनती जा रही है। लेकिन इस सेकंड थ्योरी के अंदर एक फ्लॉ है कि फातिमा ने किसी के साथ भी कोई रिचुअल नहीं किया, तो उसको ये वरदान कैसे मिल सकता है। लेकिन मुझे अभी भी स्ट्रांगली यही लगता है कि फातिमा के अंदर जो वाइटल्स हैं वो मेरे ख्याल से स्माइली मैन की हालत को दर्शाते हैं। अब तभी हम ये देखते हैं कि सोफिया जो थी वो रॉजर के फ्यूनरल के अंदर शामिल हो रखी थी और उसके सामने से ही वहां पर आ रहे होते हैं टैबी और ईथन, जिसको देखकर सोफिया हाई करती है और ईथन भी उसको हाई बोलता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोफिया को ईथन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो। एनीवेज इसके बाद में सोफिया अपना पीला सूट वापस लेने के लिए शेरिफ के वहां पर जाती है, यानी कि हेडक्वार्टर्स में, जहां पर वो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर कर अपना पीला सूट ले जाती है। और जब वो सूट को एक बैग में भरकर सैरा के पास पहुंचती है तो सैरा उसको डांटने लगती है क्योंकि वो रात भर कॉलोनी हाउस के अंदर थी और उसने इस बारे में सैरा को बताना तक जरूरी नहीं समझा। सोफिया इसके लिए माफी मांगती है और फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। वो कहती है कि इस जगह की उदासी और डर उसके दिमाग को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। सैरा सोफिया की हालत समझ सकती थी और इसलिए वो ज्यादा बहस नहीं करती, बस इतना कहती है कि वो आगे से जो कुछ भी करे उसे हमेशा अपडेट करती रहे। खैर इसी दौरान कैनी बॉयड से मिलने पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और ये देखता है कि बॉयड बहुत परेशान था और किसी ने उसके सामान को इधर उधर कर दिया था और वहां पर जो पीला सूट था उसको चुरा लिया गया, क्योंकि बॉयड कुछ समय से अजीब विजन्स और हेलुसिनेशंस देख रहा था। अब कैनी पहले ये सोच रहा होता है कि शायद से बॉयड ने खुद ही सूट कहीं पर रख दिया होगा और अब किसी और पर वो इल्जाम लगा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि बॉयड तो सच बोल रहा है और बॉयड अभी इतना भी मेंटली अनस्टेबल नहीं हुआ था कि खुद चोरी करे और फिर किसी और को दोषी ठहरा दे, क्योंकि बॉयड ने ये कहा था कि उसने बक्से के अंदर सूट को रखा था और बक्सा अब खाली था और हम जानते हैं कि ये सोफिया ने खुद किया है। खैर अब ये लोग इस चोरी की मिस्ट्री को सुलझा ही रहे थे कि तभी जेड भागते हुए ऑफिस में आ जाता है और उसके पास अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड तक पहुंचने का एक नया आइडिया था। जेड का मानना है कि बॉटल ट्री जो है वो उनका नया एंट्री और एग्जिट रूट बन सकता है। उसका ये मानना था कि पहले जो जड़ी थी वही यहाँ पर ये पेड़ बन गई जो कि है बॉटल ट्री। लेकिन बॉयड और कैनी को उसकी बातों का एक भी शब्द समझ नहीं आता, इसलिए जेड उन दोनों को बॉटल ट्री के पास ले जाता है और अपनी थ्योरी समझाता है। उसका कहना है कि जो अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड है वो इसी पेड़ के बिल्कुल नीचे मौजूद है और अगर वो लोग इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दें तो सीधा हड्डियों तक पहुंच जाएंगे। फिर आराम से अंदर जाया जा सकता है टनल्स की हेल्प से और वहां से वो वापस आ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और बाहर आ जाएंगे, यानी कि शाम होने से पहले ही। लेकिन बॉयड को ये प्लान भी पूरी तरह पसंद नहीं आता, उसे इस प्लान बी का भी प्लान बी चाहिए था। उसके हिसाब से अभी भी बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं और लोग खत्म हो सकते हैं। उसका ये मानना था कि इन केस अगर पेड़ जड़ समेत नहीं उखड़ा तो क्या होगा। अब बॉयड ये मानता है कि बॉटल ट्री के नीचे से एंट्री लेना एक बहुत ही अच्छा बैकअप रूट हो सकता है, लेकिन वो एक और प्लान बी चाहता था, यानी कि प्लान बी का भी प्लान बी। मतलब अगर बेसमेंट वाला रास्ता और बॉटल ट्री वाला रास्ता दोनों ही फेल हो जाए तो भी उनके पास एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए।
लेकिन ये सुनकर जेड का दिमाग सच में घूम जाता है और वो यहाँ पर बॉयड को गालियां दे देता है। मतलब कि उसने पूरा दिन लगाकर बॉटल ट्री वाला प्लान बनाया और अब भी बॉयड को वो काफी नहीं लग रहा था, लेकिन बॉयड पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। वो गुस्से में जेड से ये कहता है कि तब तक वो सोचता रहे जब तक ऐसा प्लान ना मिल जाए जिसके अंदर किसी की भी जान जाने का खतरा ना हो। और इतना कहकर बॉयड जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब वहां पहुंचते ही उसको दिखाई देता है एक बहुत ही भयानक विजन, जिसके अंदर कैनी, जेड, डोना, टैबी और एलिस सभी गोली लगने से खत्म हो गए थे। पहली नजर में लगता है कि एबी ने उन सबको खत्म किया है, क्योंकि एबी जो थी वो एलिस की लाश के सामने बैठकर रो रही थी। लेकिन फिर एबी खुद खून की उल्टी करने लगती है और इससे ये संकेत मिलता है कि शायद से असल कातिल एबी नहीं बल्कि बॉयड खुद है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, विजन पूरा सच दिखाने से पहले ही खत्म हो जाता है। बॉयड समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी और फ्रस्ट्रेशन और डर में वो जंगल के बीचों बीच जोर से चीखने लगता है कि वो उससे क्या चाहता है। अब जब वापस से बॉयड शेरिफ ऑफिस आता है तो वहाँ पर उसका इंतजार फादर खत्री का भूत कर रहा था। शुरुआत में बॉयड उससे बात करना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही खत्री एबी की मौत का जिक्र करता है तो बॉयड उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है। खत्री कहता है कि सिर्फ एबी को खत्म कर देने की वजह से बॉयड के अंदर जो गिल्ट है वो इस बात से खत्म नहीं होगा कि वो टाउनशिप के हर एक रेजिडेंट को बचा लेगा। हर किसी को बचाना मुमकिन है ही नहीं, कुछ लोग तो खत्म होंगे ही और कुछ लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और बॉयड को इसी सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जेड का प्लान परफेक्ट है, उनको बोन्स को बाहर निकालना ही होगा। खत्री की बात का सार यही था कि लीडरशिप का मतलब हर किसी को बचाना नहीं होता, कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और फिर इन मुश्किल फैसलों को लेने के बाद में उनके बोझ के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। और बॉयड को भी इस कड़वी सच्चाई को मानना पड़ेगा। उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जेड सच कह रहा है, कुछ लोगों की कुर्बानी जाएगी, लेकिन उसको बिगर पिक्चर पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने में, ना कि हर किसी को बचाने में। तभी दूसरी ओर हम हेनरी को देखते हैं जो कि डाइनर में जाता है और देखता है कि काफी सारे लोग स्टोरेज में रखे हुए सामान की लिस्ट बना रहे थे, उनको अलग अलग रख रहे थे और उसे ध्यान से चेक कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर वो बागता से पूछता है कि आखिरकार ये सब है क्या। तो बागता बताती है कि ये सभी लोग मैन इन येलो से जुड़ी हुई कोई भी क्लू या फिर जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है कौन। अब हेनरी दोबारा उस टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वो बात बदल देता है। वो बागता से कहता है कि उसकी शराब की लत फिर से उसको परेशान कर रही है और अगर मुमकिन हो तो उसको कोई काम दे दिया जाए ताकि उसका ध्यान बॉटल से दूर रहे। बागता उसको किचन की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाने वाले होते हैं तो डाइनर में रखा हुआ जूक बॉक्स जो होता है वो अचानक वही गाना बजाना शुरू कर देता है जो कि रेडियो पर चल रहा था जब हेनरी और टैबिथा उसकी गाड़ी में बैठकर उस सफर पर निकले थे, जो कि आखिरकार उन्हें फ्रॉमविल ले आया। और ये जो गाना था वो असल में मिरांडा का फेवरेट था। अब बागता हेनरी से कहती है कि इस मशीन की तरफ ध्यान मत दो, ये तो दिन भर बजती रहती है और उसको इसकी आदत पड़ जाएगी। उसके मुताबिक ज्यादातर लोग जो हैं उस जूक बॉक्स के गानों के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हेनरी जानता था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। खैर कुछ ही देर के बाद में हेनरी किचन में सब्जियां काट रहा था, तभी बागता के हाथ से कुछ कटलरी नीचे गिर पड़ती है। अब आवाज सुनते ही हेनरी का ध्यान भटक गया था और अचानक से वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वहां पर उसका पोता सेबेस्टियन और विक्टर दोनों मौजूद थे, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। और आप ध्यान दो, यहाँ पर ये सेबेस्टियन का चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं बॉय इन वाइट से मैच नहीं कर रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर बॉय इन वाइट बड़ा होगा उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। एनीवेज हेनरी अभी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब है क्या, तब विक्टर बोलना शुरू कर देता है। विक्टर कहता है कि मिरांडा ने हेनरी के बर्थडे के आसपास उसको कुछ दवाई दी थी जिसका उस पर बहुत ही बुरा रिएक्शन हुआ और तब से हेनरी रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करने की क्षमता खो चुका है। बेसिकली आपको याद होगा कि आखिरी एपिसोड में सोफिया ने उसकी ड्रिंक के अंदर अपना खून मिला दिया था, तो माइट भी वही उसको ये सारे विजन्स दिखवा रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हेनरी असल में हमेशा से हॉस्पिटल में एडमिट था और ये जगह बिल्कुल इमेजिनेशन है हेनरी की। विक्टर ये भी दावा करता है कि हेनरी काफी समय से इसी केयर फैसिलिटी में रह रहा है और डॉक्टर्स लगातार उसका इलाज कर रहे हैं। फिर विक्टर एक बात और बोलता है, एलोइस यानी कि वो जिंदा है, जो कि अभी एक स्कूल टीचर है और जल्दी उससे मिलने आने वाली है उसका हौसला बढ़ाने के लिए। बस यही बात हेनरी के दिमाग में एक अलार्म बजा देती है और उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसका होश फिर से टाउनशिप में लौट आता है। वो तुरंत अपना वर्क स्टेशन छोड़ देता है क्योंकि अब उसको लग रहा था कि सब्जियां काटना उसकी मेंटल कंडीशन को संभालने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। उसको लग रहा था कि शायद कुछ काम में बिजी रहेगा तो ये सब नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी हो रहा था। अब वो अकेला ही पहाड़ियों की तरफ चला जाता है ये समझने की कोशिश करने के लिए कि आखिरकार हॉस्पिटल वाले विजन्स उसको क्यों दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सोचता है उसका दिमाग दोबारा उस केयरिंग फैसिलिटी में पहुंच जाता है और उससे जस्ट पहले उसने वहां पर एलोइस की ड्राइंग करी हुई पत्थर को भी देखा था। अब इस बार वो विक्टर और सेबेस्टियन को अपने बेड के पास बैठा देखता है। सेबेस्टियन वही गाना बजा रहा होता है जो कि जूक बॉक्स और हेनरी की कार के रेडियो पर सुनाया गया था, यानी कि मिरांडा का फेवरेट गाना। वहां पर एक नर्स भी मौजूद होती है जो कि काफी
स्टेबल नजर आ रही थी। नर्स हेनरी को तसल्ली देती है और कहती है कि उसकी हालत पहले से बेहतर हो रही है और वो बार बार वापस रियल वर्ल्ड में आ रहा है। लेकिन अगर वो इसी रियलिटी में रहना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर वो अपने बेटे विक्टर और अपने पोते सेबेस्टियन के साथ है, तो उसको एक खास काम पूरा करना होगा। और यहीं पर ये अजीब और परेशान कर देने वाला विजन और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि अब सवाल बहुत सारे उठ गए थे। हेनरी के दिमाग में चलने लगता है कि असली रियलिटी है कौन सी, फ्रॉमविल वाली दुनिया या फिर ये हॉस्पिटल वाली दुनिया। और अब ऐसा लगता है कि जैसे हेनरी का दिमाग इसी सवाल के बीच में फंस गया था। नर्स हेनरी से कहती है कि अगर वो हमेशा के लिए इस केयर फैसिलिटी में रियलिटी में रहना चाहता है जहाँ पर उसका बेटा विक्टर और पोता सेबेस्टियन असल में मौजूद हैं, तो उसे उस चीज को खत्म करना होगा जो कि उसके दिमाग को टाउनशिप की रियलिटी से बांधे हुए है। अब यहाँ पर ये जो नर्स है, जो कि शायद से मैन इन येलो ही था, असल में एक बहुत ही खतरनाक बात कह रही होती है। उसका इशारा विक्टर की तरफ था शायद से। और असल में मैन इन येलो या फिर ये नर्स जो होती है, वो हेनरी को ये महसूस करवाने की कोशिश कर रही थी कि विक्टर को मारना कोई सच्ची हत्या नहीं होगी। बेसिकली नर्स ये कहना चाह रही थी कि जैसे ही फ्रॉमविल के अंदर वो झूठे विक्टर को खत्म कर देगा तो वो रियलिटी में जाग जाएगा। अब नर्स पूरी बात असल में एक सिंबॉलिक या फिर मेटाफोरिकल एक्ट की तरह पेश कर रही थी, ताकि यहाँ पर हेनरी को कोई भी शक ना हो। लेकिन असली सच इसका बिल्कुल उल्टा था और मुझे नहीं लगता कि हेनरी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सब कुछ मैन इन येलो का दिखाया हुआ भ्रम है। माइट भी यहाँ पर वो विक्टर का सेक्रीफाइस चाहता है, या फिर कुछ तो था जो कि पेंडिंग में रह गया था। यानी कि शायद से विक्टर को 40 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन समहाउ वो बच गया। तो माइट भी जैसा कि शायद से मैन इन येलो ने एबी के साथ भी किया होगा, तभी यहाँ पर वो सबको मारने में लगी हुई थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर सेम चीज हेनरी के साथ भी करी जाएगी, ताकि वो विक्टर को और बाकी टाउन के लोगों को खत्म करने लगेगा। और जैसे ही वो खत्म करेगा, उसके बाद में मैन इन येलो आकर सबको इजीली खा सकता है। और भाई साहब, अगर हेनरी ने इस बात पर यकीन कर लिया तो वो अपने बेटे को ही खत्म कर देगा और टाउन के लोगों को भी। और उसके बाद में जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। खैर, अभी तक ये बात साफ नहीं है कि हेनरी पूरी तरह इस नैरेटिव के जाल में फंसा है या फिर नहीं। लेकिन जब उसका होश वापस से टाउनशिप में जाता है तो उसके चेहरे और रिएक्शन से लगता है कि वो वापस आकर खुश नहीं था, जैसे वो केयर फैसिलिटी वाली दुनिया में ही रहना चाहता हो। और इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी काफी मजबूत हो सकती है कि हेनरी विक्टर को मारने की कोशिश कर सकता है। एनीवेज, इसके बाद में टैबी ये देखती है कि ईथन कुछ ड्राइंग बना रहा था। जब वो पूछती है कि ये सब क्या है, तो पता चलता है कि विक्टर ने उससे कहा था कि पिक्चर जो होती हैं वो सब कुछ याद रखती हैं। इसका मतलब ये है कि टाउनशिप में कैमरास या फिर फोटोग्राफ्स का कोई भरोसा नहीं है और लोगों के पास यादों को संभाल कर रखने का सबसे अच्छा तरीका ड्राइंग्स ही हैं। विक्टर का मानना है कि वक्त के साथ लोग उन रेसिडेंट्स को भूल सकते हैं जो कि खत्म हो गए हैं, उनके चेहरे, उनकी आदतें और वो बातें जो कि उनको खास बनाती थी। इसलिए तस्वीरें उनकी यादों को जिंदा रखती हैं। लेकिन टैबी को जल्दी एहसास हो जाता है कि ईथन सिर्फ यादें संभालने के लिए ड्राइंग नहीं बना रहा था। असल में ईथन ने आखिरी एपिसोड वाली विक्टर की उस बात को सीरियसली ले लिया था कि एक दिन टाउनशिप के सभी लोग खत्म हो जाएंगे और सिर्फ वही अकेला बचेगा, जैसे कि विक्टर के साथ हुआ। और ये बात टैबी को डरा देती है और इसलिए ईथन को लेकर वो कॉलोनी हाउस में विक्टर के पास जाती है और ये चाहती है कि विक्टर ईथन को समझाए कि ये सब बस उसका अंदाजा है, कोई पक्की बात नहीं है। और रॉजर का फ्यूनरल कॉलोनी हाउस के सामने ही चल रहा था। यह ठीक वही पल होता है जहाँ पर सोफिया ने उसको हाई भी किया था। लेकिन टैबी और ईथन सीधा विक्टर के पास पहुंचते हैं। विक्टर उस वक्त मैन इन येलो की ही ड्राइंग बना रहा था और साथ ही साथ उसके दांतों के साथ भी कुछ अजीब काम कर रहा था। अब टैबी अपनी बात रखती है, लेकिन विक्टर सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि वो ईथन से झूठ नहीं बोलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि टैबी डर रही है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, ईथन खुद इतना डरा नहीं हुआ था जितना टैबी समझ रही थी। अब विक्टर और ईथन दोनों महसूस करते हैं कि असल में टैबी अपने डर को ईथन पर थोप रही थी। टैबी खुद इस ख्याल से परेशान है कि शायद सभी लोग खत्म हो सकते हैं और ईथन अकेला बचेगा। लेकिन ईथन का रिएक्शन अलग था। वो कहता है कि अगर ऐसा होने ही वाला है तो उसके लिए उनको तैयारी करनी होगी और इसी तैयारी में विक्टर उसकी हेल्प कर सकता है। विक्टर को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और इसलिए टैबी को मजबूरी में आकर उन दोनों की बात माननी पड़ती है। अब विक्टर फिर ईथन और टैबी को अपने ट्रक कंटेनर के पास ले जाता है और बताना शुरू करता है कि पिछली साइकिल के मैसेकर के बाद में उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि कई सारे लोग आज तक यही पूछे जा रहे थे मुझसे कि आखिरकार इतने साल तक विक्टर जिंदा कैसे था। विक्टर बताता है कि जब सभी लोग खत्म हो गए थे उसके बाद ही बॉय इन व्हाइट उसको पहली बार दिखाई दिया एंड बॉय इन व्हाइट ने उसको दो जरूरी सलाह दी थी। पहली ये कि उस ट्रक के अंदर रखे हुए कैंड पीचीज और बाहर मिलने वाले दूसरे खाने के साथ बैलेंस बनाकर राशन इस्तेमाल करना होगा ताकि वो लंबे समय तक चले, जैसे कि घास फूस और कीड़े। और दूसरी सलाह और भी ज्यादा जरूरी थी। उसने विक्टर से ये कहा था कि चाहे वो कितना भी अकेला महसूस करे, उसे खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। विक्टर बताता है कि उसने अपनी तन्हाई से लड़ने के लिए एक अजीब तरीका बनाया। वो आसपास रखी चीजों को अपना दोस्त समझने लगा था और अब वो ईथन से कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो भी यही कर सकता है। विक्टर याद दिलाता है कि
उसने पहले अपनी माँ और बहन को याद रखने के लिए डॉल्स बनाई हुई थी। वो कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो उन डॉल्स का चेहरा बदलकर टैबी और जूली जैसा बना सकता है और बाद में वो एक तीसरी डॉल को भी ला सकते हैं जो कि जिम जैसा दिखेगा। अब ये सुनते ही टैबी का सब्र टूट जाता है। उसको लगता है कि जैसे विक्टर ईथन को किसी आने वाले मैसेकर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। गुस्से और डर में वो विक्टर से कहती है कि ये पोस्ट मैसेकर प्रिपरेशन तुरंत ही बंद कर दो। फिर वो ईथन की तरफ मुड़कर कहती है कि उसे मौत और खो देने वाली बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन विक्टर का जवाब उस पल को और भी ज्यादा इमोशनल कर देता है। वो शांत आवाज में बोलता है कि ये बात उसकी माँ मिरांडा ने भी कही थी और फिर वो थोड़ा रुककर बोलता है लेकिन वो तो खत्म हो गई। ये सुनकर माहौल बिल्कुल सनसा हो गया था क्योंकि विक्टर के लिए ये कोई थियोरी या फिर इमेजिनेशन नहीं है। वो पहले ही एक बार पूरी टाउनशिप को खत्म होते देख चुका है और इसी वजह से उसके लिए उम्मीद से ज्यादा सर्वाइवल की तैयारी मायने रखती है। अब तभी हमको एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहां पर सोफिया चुपके से टैबी के घर में घुसती है और ईथन के सामान को खंगालने लगती है। फिलहाल ये सब साफ नहीं होता कि वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन उसकी हरकत काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। हम ये देखते हैं कि सोफिया ने सारी की सारी ड्राइंग्स को ले लिया था जो कि ईथन ने बनाई थी और फिर वो उसको अपने साथ ले जाती है। उसके बाद फोकस फिर टैबी और ईथन पर आ जाता है। टैबी लगातार ईथन को घर चलने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि जेड और बॉयड पहले ही टाउनशिप से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं और इसलिए ईथन को विक्टर की उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जहां पर वो मैन इन येलो के मैसेकर के बाद में जिंदगी की तैयारी करवा रहा है। लेकिन ईथन का नजरिया अलग था। वो कहता है कि टाउनशिप में आज तक जिस भी प्लान पर लोगों ने भरोसा किया है ज्यादातर फेल हुए हैं और इसलिए बहुत मुमकिन है कि जेड और बॉयड भी फेल हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो उसे आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन टैबी फिर भी नहीं मानती। उसका मानना है कि इस बार हालात पिछली साइकिल से अलग हैं। उसको पूरा यकीन है कि वो, जेड, बॉयड और बाकी लोग मिलकर एक और मैसेकर को रोक लेंगे। बेसिकली यहाँ पर टैबी का ये कहना था कि शायद से मिरांडा की यादें उसके अंदर हैं और अब उन यादों का इस्तेमाल करके वो सब कुछ ठीक कर देगी। और टैबी का ये भी मानना था कि इस टाउन के अंदर वो वापस से इसलिए नहीं आई है ताकि वो यहाँ पर अंकुई बच्चों को बचा सके, बल्कि वो यहाँ पर विक्टर को बचाने आई है क्योंकि मिरांडा ऐसा नहीं कर पाई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, मिरांडा ने ऐसा करने की पूरी कोशिश करी थी। टैबी यहाँ पर विक्टर को आश्वासन देती है कि वो उसको और ईथन को दोनों को बचाएगी और आखिरकार विक्टर उस पर यकीन कर लेता है, जिसके बाद में टैबी, विक्टर और ईथन वापस टाउन की तरफ चल पड़ते हैं। अब विक्टर के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। अब विक्टर और ईथन कॉलोनी हाउस चले जाते हैं ताकि डोना की हालत को देख सकें, जबकि टैबी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। और अब इसके बाद में हम आ जाते हैं एपिसोड 8 के एंडिंग सीन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा हो जाता है। जैसे ही टैबी घर के अंदर कदम रखती है तो फोन बजता है और ये काफी टाइम बाद हुआ था। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ से उसके खत्म हुए बच्चे थॉमस की आवाज आती है। वो आवाज उसको ये कह रही थी कि आरवी के पास आओ वरना मैं जूली और ईथन को खत्म कर दूंगा। टैबी तुरंत समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की वजह से वो आरवी की तरफ चली गई थी। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो सोफिया पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसके सामने मैन इन येलो खड़ा हुआ था और आरवी के ऊपर ईथन की बनाई हुई ड्राइंग सजी हुई थी। ये नजारा खुद में काफी डिस्टर्बिंग होता है। मैन इन येलो टैबी से बात करते हुए एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करता है। उसको समझ आ जाता है कि टैबी ने अभी तक मिरांडा की मौत से जुड़ी हुई पूरी मेमोरीज एक्सेस नहीं करी हैं। मतलब कि टैबी अभी तक वो सब कुछ नहीं जानती जो कि मिरांडा जान गई थी। और सबसे बड़ी बात कि टैबी अभी तक ये नहीं जानती कि मैन इन येलो को कैसे हराया जा सकता है। और मैन इन येलो ये कहता है कि ओ गॉड, वो मिरांडा के कितने करीब था और वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। वो ये भी कहता है कि वो जिम और उसको काफी पसंद करता है। इनफैक्ट वो उसको याद भी दिलाता है कि जिम को भी उसने यहीं पर खत्म किया था और आज भी उसके पास जिम का एक दांत भी है। यानी कि दांत कलेक्ट करना भैया कुछ तो सीन था यहाँ पर। ये खाली ट्रॉफी कलेक्शन के लिए नहीं हो सकता। अब जैसे ही जिम की बात होती है तो यहाँ पर टैबी बोलती है कि क्या मैन इन येलो उसको भी खत्म करने वाला है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि मैन इन येलो मना कर देता है। वो कहता है कि फिलहाल उसे टैबी को मारने का कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल वो जेड और टैबी को ऑब्जर्व कर रहा है। उसको मजा आ रहा है देखकर कि दोनों टाउनशिप के राजों को सुलझाने के कितने करीब पहुंच रहे हैं। वो देखना चाहता है कि ये लोग एग्जिट डोर का रास्ता कितना समझ पाते हैं और उसके हिसाब से ये खेल था जिसको वो काफी बार खेल चुके थे। यानी कि मेरी वो वाली थियोरी बिल्कुल सच है कि भैया ये कोई किताब है जिसको कोई पढ़ रहा है बार बार, उसके अलग अलग सिनेरियोज हैं। और अब उसकी बातों से एक बहुत ही खतरनाक चीज सामने आती है। ऐसा लगता है कि मैन इन येलो को सिर्फ लोगों को खत्म करने में मजा नहीं आता, उसे उनकी उम्मीद तोड़ने में मजा आता है। इनफैक्ट यहाँ पर जब वो टैबी को देख रहा होता है तो उसकी आंखों में एक अजीब से आंसू से लग रहे थे, जैसे वो उसको देखकर इमोशनल टाइप का हो रहा हो। इनफैक्ट यहाँ पर वो ऐसा चाहता है कि जैसे जेड और टैबी पहले सच के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं और फिर जब उनको ये लगेगा कि वो जीतने वाले हैं तो वो उनसे सब कुछ छीन लेगा
और शायद फिर वो उनको खत्म भी कर दे। अब यही बात मैन इन येलो को टाउनशिप के क्रीचर से भी ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों के शरीर के साथ नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद और हौसले को भी निशाना बनाना चाहता है। सबसे जरूरी बात यह होती है कि मैन इन येलो एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो टैबी से कहता है कि आज तक किसी ने भी उन हड्डियों को खोदने के बारे में नहीं सोचा, खासकर इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वही हड्डियां इस नर्क जैसी जगह से बाहर जाने की चाबी हो। ये सुनकर लगता है कि मैन इन येलो अनजाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वो टैबी के दिमाग में उलझन पैदा कर देता है। वो कहता है कि ये भी हो सकता है कि शायद उन हड्डियों को खोदने के बाद में टाउन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक चीज बाहर आ जाए, यानी कि बहुत बड़ी तबाही को वो अनजाने में जन्म दे दें। और यहीं से पूरा मामला कंफ्यूज हो जाता है। जब मैन इन येलो वहां से चला जाता है तो टैबी के पास बस एक ही सवाल रह जाता है, जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था कि मैन इन येलो क्या झूठ बोल रहा था ताकि लोग हड्डियां ना खोदें, या फिर शायद से वो सच में उन्हें एक आने वाले बहुत ही बड़े खतरे के बारे में आगाह करना चाहता हो। और बूम, इसी के साथ में सीजन 4 एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 8 का। तो देखो, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग थियरी ये लगती है कि मेरे हिसाब से जेड और टैबी यहाँ पर वो लोग थे जो कि शायद से रिचुअल कर रहे थे इमॉर्टैलिटी के लिए। उनके साथ में पक्का ये मैन इन येलो भी होगा, और शायद से ये तीनों ही आर्किटेक्ट हैं इस जगह के, और शायद से यही वो 3 लोग थे जिन्होंने पूरे टाउन के लोगों को कन्विंस किया था ताकि ये रिचुअल करा जा सके। कि यहाँ पर टैबी ने ये कहा था कि स्टार्टिंग में वो यहाँ पर रह चुकी है जब वो छोटी थी। अदरवाइज जेड को वो जो विजन आए थे जिसके अंदर छोटा जेड उसको ये बोल रहा होता है कि उसने यहाँ पर कुछ भयानक किया था और उसका परिणाम यहाँ पर ऐसा हुआ, और टैबी की हालत तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है हर बार। इनफैक्ट यहाँ पर मैन इन येलो एंड में इस तरह से बात कर रहा होता है टैबी से जैसे कि वो उसको जानता हो, वो उसके हाथ पर किस भी कर रहा होता है, और ये भी कह रहा होता है कि अच्छा तुमको अभी वो वाला पार्ट याद नहीं आया है, यानी कि पक्का वो उसको बहुत अच्छे से जानता है। उसने ये भी कहा था कि वो उसके काफी करीब था। सो माइट भी इन तीनों ने रिचुअल करवाया होगा जिसके चलते ये इमॉर्टल हो गए थे। लेकिन बाद में जब ये जिंदा होते रहे तो शायद से यहाँ पर जेड और टैबी की सोल्स को एहसास हुआ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी, और ये बच्चे जो थे उनके साथ भी कितना गलत हुआ। लेकिन मैन इन येलो यहाँ पर इविल हो गया था। उसके बाद से उसको इन चीजों में मजा आने लगा था। तभी तो वो बोल रहा था कि वो ये सब गेम काफी बार खेल चुके हैं और उसको ये करने में काफी मजा आता है। आपने नोटिस किया हो तो उसकी जो उंगलियां थी, यानी कि उसके नाखून जो थे वो काले थे, दांत भी काले थे, जो कि उसकी इविलनेस को दर्शाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद से उसने कई सदियों से ब्रश नहीं किया था। एनीवेज, अब जेड और टैबी की जो सोल्स हैं वो काफी रिग्रेटफुल हैं और वो यहाँ पर सब कुछ फिक्स करना चाहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि टाउन के अंदर मैसेकर फिर से होगा। मैन इन येलो इनडायरेक्टली बोल रहा था कि जाकर बोन्स को खोद दो, और जैसे ये लोग बोन्स को हटाएंगे तो हो सकता है कि जो टोटम्स हैं और सारे के सारे टेलिस्मैन्स हैं उनकी शक्तियां उसी से जुड़ी हुई थी, और जैसे ही बोन्स बाहर आएंगी वो सारे की सारी शक्तियां जो है खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद में होगा ये कि यहाँ पर बहुत तगड़ा मैसेकर फिर से होगा। शायद से मैन इन येलो यही चाहता है, तभी वो यहाँ पर टैबी को कंफ्यूज कर रहा था। लेकिन इतना तो है कि पक्का वो उसको जानता है, अदरवाइज वो उसके हाथ पर किस नहीं करता, उससे इतनी क्लोजनेस से बात नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको बहुत टाइम से जानता हो। उसकी आंखों के अंदर इमोशन साफ नजर आ रहे थे। लेकिन शायद से मैन इन येलो का ये एक गिल्टी प्लेजर था। उसको यहाँ पर रहने में, बार बार इन चीजों को जीने में मजा आता होगा। देखो, एक थियरी और निकल कर आती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सारी की सारी सोल्स इसी टाउन के अंदर फंस जाती हैं, या फिर काफी सारे लोग रीइंकार्नेट भी होते रहते हैं। तो क्या चांसेस हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर जो अंडा सोफिया ने उठाया था उसने उसको स्मेल किया था, तो शायद से रॉजर की सोल उसके अंदर थी और उसने उसकी सोल को जाकर वापस उसे लौटा दिया, और रॉजर वहां पर वाकई में जिंदा हुआ था, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। लेकिन सोफिया यानी कि मैन इन येलो टाउन के हाथों ही यहाँ पर उनके सामने उनके ही साथी को मरवाना चाहता था ताकि देख सके कि उसकी शक्ति कितनी है। और हाँ, इसी थियरी से एक बात और निकल कर आती है कि पक्का मैन इन येलो इस टोटम से डर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो यकीन दिलाना चाहता था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ताकि टाउन के लोग उसको मारने के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था जब बॉयड उस टोटम को उसके पास लेकर आया था। तो इस टाउन के अंदर जितने भी मुर्गियां हैं, जितने भी गोट्स हैं, या फिर जो कोई भी जिंदा चीज है, सारी की सारी सोल्स यहाँ पर वापस आती रहती हैं। और पक्का जो कौवे हैं ना, वो भी यहाँ पर गारंटीड प्रीवियस लोगों की सोल्स होंगी, क्योंकि हमने एक चीज नोटिस करी कि जैसे ही यहाँ पर बॉयड को एबी दिखाई देती है, उससे जस्ट पहले रेवन बर्ड की आवाज आई थी। सो माइट भी पक्का यहाँ पर ये पुरानी सोल्स हैं जो कि यहाँ पर क्रोस के रूप में आती रहती हैं।
अब कुछ और हिडन थिंग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो हड्डियां हैं वो एग्जिट का रास्ता नहीं है बल्कि लॉक हैं। सभी लोग मान रहे हैं कि हड्डियां खोदना सैल्वेशन का रास्ता हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि मैन इन येलो ने कहा था। क्या हो अगर वो हड्डियां किसी बहुत ही पुरानी इविल एंटिटी को बांध कर रखने के लिए थी, और मैन इन येलो ने पहले क्लू दिया था और वार्निंग भी दी है। ये एग्जैक्टली वैसे लगता है कि जैसे कोई आधा सच बोल रहा हो सकता है कि बोन्स को निकालने से एग्जिट डोर खुले, लेकिन साथ ही साथ वो चीज भी आजाद हो जाए जो कि मॉन्स्टर्स और मैन इन येलो से भी ज्यादा डेंजरस है। एज मार्टिन ने कहा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर से भी खतरनाक चीज है। अब बात करें विक्टर के बारे में कि आखिरकार यहाँ पर जो मैन इन येलो है वो हेनरी को क्यों मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वो विक्टर को खत्म कर दे। सब ये सोचते हैं कि शायद विक्टर बच गया था, लेकिन क्या हो अगर पूरा साइकिल उसके अराउंड ही रीसेट होता होगा। शायद से हर एक साइकिल में एक इंसान बचता है जो कि शायद से मेमोरीज को कैरी करता है। विक्टर शायद से खत्म हो गया तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है या फिर अगली साइकिल स्टार्ट हो सकती है। विक्टर की एग्जिस्टेंस ही शायद सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब बात करें फातिमा वाली थियरी के बारे में, तो देखो यहाँ पर हो सकता है कि वो मॉन्स्टर क्वीन बन रही हो। सबका फोकस इस बात पर है कि फातिमा शायद से क्रीचर बन रही है, लेकिन एपिसोड 8 ने एक और हिंट दिया। वो स्माइली को कंट्रोल कर सकती थी और उसके अंदर जो वाइटल्स नजर आ रहे थे वो शायद से स्माइली मैन के वाइटल्स होंगे। और देखो अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती तो इसका रिजल्ट मॉन्स्टर बनना होता, ना कि पावर को कंट्रोल करना। यानी कि उसे स्माइली को कंट्रोल करने की शक्ति क्यों मिलती, वो डायरेक्टली मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती और सबको खत्म कर देती। अब जैसे कि देखो वो किसी क्रीचर की माँ बनी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग फातिमा किसी हायर रैंक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही हो। शायद से उसके अंदर इंसान और क्रीचर्स का एक बीच का म्यूटेशन हो रहा होगा, तो शायद से वो अपनी इंसानियत को अपने पास रख के इन मॉन्स्टर से लड़ सकती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो मैन इन येलो के अगेंस्ट खड़े होने के लिए एक अपोजिट साइड की एंटिटी बन रही होगी और इसलिए उसके वाइटल्स बिल्कुल डेड दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और भाई साहब अगर सोच कर देखो कि अगर फातिमा और उसका गोलेम जो है वो मैन इन येलो और उन क्रीचर्स के खिलाफ खड़े हो गए तो फातिमा कितनी बड़ी हीरो यहाँ पर बन सकती है, जिसको आज तक लोग पसंद नहीं कर रहे थे, सब उससे इरिटेट हो रहे थे। तो यहाँ पर अब उसका पूरा का पूरा रोल आ चुका था। और एक और चीज, जैसे कि फातिमा के साथ में हुआ था, फातिमा को लाइमलाइट से हटा दिया गया था, सेम चीज अब जूली के साथ हो रही है। जूली की जो स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी है उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड या फिर साइड में रख दिया गया है। एंड आई बिलीव कि इस सीजन के एंड में या फिर अगले सीजन में शायद से जूली का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अदरवाइज हमको जिम के खत्म होने टाइम पर जो जूली दिखाई दी थी वो कब आएगी, वो कैसे हुआ था, ये कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो वो वाली कहानी भी पक्का आएगी। इसलिए आप समझ कर देखो कि जब किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पर साइड लाइन कर दिया जाता है तो बाद में उसका रोल जरूर होता है। एक और चीज आप देखो कि सोफिया यानी कि मैन इन येलो ने ईथन की ड्राइंग्स को चुराया नहीं था बल्कि उनको कलेक्ट करा था। उसको भी पता है कि यहाँ पर ड्राइंग्स की कितनी कीमत है। क्या हो कि अगर ईथन की ड्राइंग्स फ्यूचर के अंदर इवेंट्स प्रिडिक्ट करती हों। विक्टर ड्राइंग्स को मेमोरी मानता है, लेकिन हो सकता है कि ड्राइंग्स मेमोरीज नहीं है बल्कि प्रोफेसी हो सकती हैं। सोफिया यानी कि मैन इन येलो को पता है कि ईथन अननोइंगली फ्यूचर ड्रॉ कर रहा है और इसलिए शायद से उसने उन ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था। माइट भी उसने इतनी सारी ड्राइंग्स के अंदर से एक दो ड्राइंग अपने पास रख ली होंगी जो कि शायद से इंपॉर्टेंट होंगी। और अंत में यहाँ पर मैन इन येलो ने खुद मेंशन किया था कि टैबी ने अभी तक मिरांडा की डाइंग मेमोरीज को एक्सेस नहीं किया है, यानी कि उसको वो पार्ट नहीं पता जब उसको मैन इन येलो के बारे में पता चला था। यानी कि ये तो पता है कि मिरांडा को मैन इन येलो ने खा लिया था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं पता। और विलन्स नॉर्मली ऐसी इन्फॉर्मेशन वॉलंटरली नहीं देते। हो सकता है कि मिरांडा ने खत्म होने से पहले मैन इन येलो की कोई वीकनेस डिस्कवर कर ली होगी और वो मेमोरी किसी फिजिकल लोकेशन, सिंबल या फिर रिचुअल से जुड़ी हुई हो सकती है। शायद से बॉटल ट्री के असली पर्पस ट्रैवल नहीं थे बल्कि मेमोरी ट्रांसफर हो सकता है और इसलिए उसको वहीं पर खत्म करा गया था। मैन इन येलो ने टैबी को ये भी चैलेंज किया है कि देखो तुम कितना करीब पहुंचती जा रही हो। ये डायलॉग मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गार्डियन हो, क्रिएटर नहीं। क्या हो कि अगर मैन इन येलो भी किसी और बड़ी एंटिटी का प्रिजनर हो सकता है। अदरवाइज वो यहाँ पर टैबी के हाथ पर किस नहीं करेगा, उसको ये नहीं बोलेगा कि वो उसको याद है कि नहीं। और एग्जिट डोर खाली रेसिडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि उसके लिए भी जरूरी है। शायद से वो खुद डायरेक्टली उस डोर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन लोगों को उस कहानी की तरफ लीड कर रहा है। और सबसे क्रेजी थ्योरी जो चल रही है वो ये है कि शायद से मैन इन येलो जो है वो फ्यूचर का ईथन है। तभी तो यहाँ पर वो टैबी को देखकर इमोशनल टाइप का हो गया था। मतलब कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर फ्यूचर में ईथन शायद से यहाँ पर अकेला सर्वाइवर बचता है एंड डेकेड्स तक इसी तरह फंसा रहता है, तो उसका ट्विस्टेड वर्जन ही शायद से मैन इन येलो बन सकता है, जिसने कोई ना कोई रिचुअल किया होगा या फिर हो सकता है कुछ ऐसा बना हो जिसके चलते वो यहाँ पर मैन इन येलो आ गया। और इसलिए ही विक्टर का ईथन को प्रिपेयर करना और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। शायद से वो अननोइंगली उसी फ्यूचर को क्रिएट कर रहा हो जिससे कि उसको बचाना चाहता है। मतलब सोच कर देखो कि अगर मैन इन येलो ही फ्यूचर से आया हुआ ईथन हुआ तो कितनी क्रेजी बात होगी ये। शायद से उसने किसी तरह से ऐसी शक्तियां पाली होंगी जिसके चलते वो ऐसा कर सकता था।
और अगर ऐसा होता है तो बाय गॉड मजा आ जाएगा, बहुत ही क्रेजी हो जाएगा ये, और सब कुछ देखकर मजा आएगा कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। हो सकता है कि माइट भी मैन इन येलो भी सेलिब्रेशन चाहता हो, वो भी चाहता हो कि ये लोग बोन्स तक पहुंचे ताकि वो भी आजाद हो जाए, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि नो वन हैज एवर कम क्लोजर टू दिस सेक्शन, यानी कि यहाँ तक अभी कोई पहुंचा नहीं था। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एपिसोड 8 की सारी थियोरीज और हिडन थिंग्स जो कि मैं सोच सकता था, समझ सकता था, या फिर मैंने जो देखी और समझी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। ये वाला एपिसोड भी काफी अच्छा था, काफी सारी बातें हमें जानने के लिए मिली हैं। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले जो 2 एपिसोड्स हैं यानी कि फिनाले और एपिसोड 9 भी काफी खतरनाक होंगे, और मुझे पता है कि क्रिएटर सीजन 4 को ऐसे ही ठंडा नहीं छोड़ सकते। आखिरी 2 एपिसोड्स पक्का फायर होने वाले हैं। मतलब यार सोच कर देखो, इतने टाइम से हम ये सीरीज को कवर कर रहे हैं एंड फाइनली सीजन 4 का भी अंत आने वाला है, तो ये काफी इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि सीजन 5 अब अगले साल ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, गोस्ट सीरीज 2.0 चैनल फिर से एक्टिव हो चुका है, वहां पर वीडियोस डलनी शुरू हो चुकी हैं और वहां पर काफी खतरनाक वीडियोस आएंगी। हॉरर के अलावा वहां पर थ्रिलर, मिस्ट्री और हर टाइप की मूवी, ड्रामा सब कुछ आने वाला है। तो अपने सजेशन जाकर गोस्ट सीरीज 2.0 पर जरूर देना। साथ ही साथ हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट मूवी भी आ चुकी है, यानी कि हॉन्टेड पार्ट 2, जिसको मैंने गोस्ट सीरीज 2.0 पर कवर किया है। जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के आज 40,000 सब्सक्राइबर्स वहां पर करवा दो तो मजा आ जाएगा। तो उस चैनल का लिंक आपको नीचे मिलेगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड वॉच। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए